आखिर क्या हो रहा है नेपाल में, क्यों दोबारा नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, इसका स्ट्रेटेजिक नतीजा भारत के लिए क्या हो सकता है। ये जो चाइनीज ड्रैगन है ये दोबारा कहीं से उठता दिख रहा है क्या हमें? ये चाइनीज ड्रैगन की नजर तो नहीं है। बालन शाह की सरकार खुद सामने आ चुकी है जेनजी के अटैक के। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? अब बालन शाह के आने से पहले लगातार जो प्रोटेस्ट है ये इतना होता क्यों है, इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। हाल के समय में नेपाल में एक इनसिक्योरिटी रही है इंडिया को लेकर कि क्या इंडिया हमें पुश कर रहा है। नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसके बाद नेपाल की सरकार बदली, पर अब जो नई सरकार आई है उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में फिर एक प्रोटेस्ट हुआ, फिर जेनजीज का एक प्रोटेस्ट हुआ, और जो सरकार इन जेनजीज के द्वारा ही बनाई गई थी, जिस प्रोटेस्ट की वजह से सरकार बनी थी, आज दोबारा उन्हीं प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि जेनजी के ही कुछ प्रोटेस्टर्स ने फिर प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि 2 से अधिक लोगों ने खुद को आग लगा ली है। आखिर क्या हो रहा है नेपाल में, क्यों दोबारा नेपाल में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, और इसका दूरगामी परिणाम भारत के लिए क्या हो सकता है, इसका स्ट्रेटेजिक नतीजा भारत के लिए क्या हो सकता है, और आखिर क्यों नेपाल में बार बार ऐसे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या ये नई प्रॉब्लम है, और क्या नेपाल के ऊपर ये चाइनीज ड्रैगन, ये जो चाइनीज ड्रैगन है ये दोबारा कहीं से उठता दिख रहा है क्या हमें? ये चाइनीज ड्रैगन की नजर तो नहीं है, या फिर ये चाइनीज ड्रैगन है, या ये अमेरिकन ड्रैगन है, या फिर ये नेपाल की खुद की जो अभी कमियां रही हैं, गवर्नेंस की प्रॉब्लम रही है, उसके प्रति लोगों की आवाज है। क्या है ये मुद्दा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस एक्सटेंडेड, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, और आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले ध्यान रखिए नेपाल की लोकेशन समझते हैं कहां पर है। ये नेपाल है। अगर आप नेपाल को देखें तो नेपाल प्रैक्टिकली एक लैंडलॉक कंट्री है, जहां पर पहले राजतंत्र था, फिर वहां लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र के बाद केपी शर्मा ओली इनके हाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ यहां की जनता ने जमकर प्रोटेस्ट किया। यहां पर प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट के बाद सरकार बदली और नए प्राइम मिनिस्टर आए, जिनका नाम था बालन शाह। था नहीं, है, अभी भी काफी स्ट्रांग लीडर है बालन शाह, जो पहले काठमांडू में ही एक तरह से आप कह सकते हैं मेयर थे एक प्रकार के। और बालन शाह की गवर्नमेंट आई, जिस गवर्नमेंट की आने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी, वहां पे हुआ जेनजी का प्रोटेस्ट। अब बालन शाह की सरकार खुद सामने आ चुकी है जेनजी के अटैक के। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? तो देखिए, हुआ ये कि हाल के समय में ही काठमांडू में एक, जैसे इंडिया में रैपिडो, ओला, उबर है, वैसे वहां पर एक बाइक शेयरिंग कैब वाले, बाइक चलाने वाले कोई थे। वहां पे उनकी एक लोकल पुलिस ने उनकी बाइक को पकड़ लिया, जब्त कर लिया, और उनके ऊपर फाइन कर दिया 1000 रुपए का। उनका कहना था कि मैं बाइक पर बैठा हुआ हूं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है गणेश नेपाली। वो उस बाइक पर बैठे हुए थे और कह रहे थे मैं बाइक पर बैठा हुआ तो आप कैसे कह सकते हो कि नो पार्किंग में है ये। और उनके ऊपर व्हील लॉक लगा दिया गया और उनसे कहा 1000 रुपए दो, वरना आपकी बाइक हम ले जा रहे हैं उठा के। सीसीटीवी कैमरा से फुटेज आई कि उस व्यक्ति ने फिर वहां विरोध किया उस बात का कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और खुद को ही आग लगा दी इस विरोध में। उसके बाद वहां उन्हें बीर हॉस्पिटल में भेजा गया। सरकार के खिलाफ विरोध हुआ। कहा जाने ये लगा कि जब उन्होंने खुद को आग लगाई तब उनकी सुरक्षा के लिए तो तुरंत इन्होंने प्रयास नहीं किए। उसके बाद सीधी आवाजें उठने लगी प्राइम मिनिस्टर बालन शाह के ऊपर, क्योंकि इनकी कुछ नीतियां अब लगातार विरोधियों के घेरे पे आ चुकी हैं। यहाँ की जो अपोजिशन की पार्टी है वो अब कह रही है कि बालन शाह को रिजाइन कर देना चाहिए। और सेल्फ इमोलेशन यानी खुद को आग लगाने की यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 2 घटनाएं नेपाल में हो चुकी है हाल के समय में ही। और ये विरोध अब जो वहां हो रहा है ये दिखा रहा है कि कैसे एक प्रोटेस्ट के बाद बनी पार्टी को दिक्कतें आती है गवर्न करने में। और अभी बालन शाह के खिलाफ विरोध इतना बढ़ रहा है धीरे धीरे कि वहां की पार्टियां, और वहां पर आमतौर पर कहा जा रहा है कि बालन शाह एक चश्मा लगाते हैं, कहा बालन शाह अपना चश्मा हटाओ और देखो हम सफर कर रहे हैं, एंड टेक सम स्टेप्स। अब सवाल यह है कि जब ये घटनाएं घट रही है नेपाल में, तो नेपाल में आखिर ये बालन शाह का आना या बालन शाह के आने से पहले लगातार जो प्रोटेस्ट है ये इतना होता क्यों है, इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अभी जो डिमांड्स है नेपाल में वो बहुत ज्यादा है सरकार से कि सरकार हमें चीजें मुहैया कराए, गवर्नेंस ढंग से करे। तो इन्होंने एक एंटी करप्शन क्रूसेड भी स्टार्ट करी, लेकिन लगातार इनका कहना है कि आपके जो बयान है, जैसे इन्होंने कुछ समय पहले पार्लियामेंट के पास एक बयान दे दिया था कि हमारी आर्मी ने भी कुछ उससे इंडिया के कैप्चर करके रखे हुए हैं, जोश में इन्होंने बोल दिया। इनका खूब विरोध हुआ। इसके बाद इनके कुछ और जो नीतियां लेके आए, जैसे बॉर्डर पर चेकिंग इन्होंने बढ़ाई
यानी कोई छोटा सामान भी लेकर अगर आप इंडिया से नेपाल जाते हो तो उसका कस्टम आपको पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। वो इंडिया की दिक्कत नहीं है और लीगली वो करना भी उनको चाहिए। पर बात यह है कि प्रैक्टिकलिटी भी एक चीज होती है। बॉर्डर के आसपास जो कई लोग हैं वो इंडिया से कई सारे सामान लेके आते हैं, उससे इंडिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इंडिया को उसमें कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है, वो अपनी खुद की उनकी पॉलिसी है और उसका भी विरोध देखने को मिला। बालन शाह ने कुछ बड़े प्लान्स बनाए जरूर हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में उनकी जो एक्सपीरियंस की कमी है वो खुल के सामने आ रही है। लेकिन नेपाल में इतने प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? आखिरकार जेनजी अब खुद ये विरोध क्यों कर रही है? देखो, जेनजी वो जनरेशन है नेपाल की जो एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेपाल में पैदा हुई। इससे पहले की जनरेशन जो थी वो डेमोक्रेटिक नेपाल में पैदा ही नहीं हुई थी। इससे पहले नेपाल में राजशाही थी और नेपाल एक ऐसी कंट्री है विच इज प्रैक्टिकली लैंडलॉक्ड, प्रैक्टिकली और हर प्रकार से लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड होने की वजह से इस देश के पास समंदर का एक्सेस नहीं है। लैंडलॉक मतलब इट डज नॉट हैव एक्सेस टू सी। अब क्योंकि किसी कंट्री के पास सी का एक्सेस नहीं है, अगर हम इस मैप में देखें तो नेपाल के पास सी का एक्सेस नहीं है, तो इन्हें एक पोर्ट चाहिए। और नेपाल के साथ दिक्कत यह, नेपाल एक ऐसी जगह है जहां नेपाल चाहकर भी ना चाइना का एक्सेस नहीं ले सकता, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है, तिब्बत का इलाका पीछे है, विच इज अ वेरी टफ टेरेन। तो इनको जरूरत कहां की है? इंडिया की। और इंडिया इनके जो कार्गो होता है, जो मूव करता है, उसको इंडिया बिल्कुल डोमेस्टिक की तरह देखता है कि अगर आपका सामान आ रहा है हम कोई एडिशनल कस्टम आपके ऊपर एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारत के पोर्ट्स का इस्तेमाल करके नेपाल व्यापार करता है। नेपाल में जो भी सामान जाता है ऑलमोस्ट 80% सामान इनका इंडिया से ही नेपाल में जाता है, चाहे नमक हो चाहे खाने के सामान हो, क्योंकि इनका टेरेन, पहली बात नेपाल की ज्योग्राफी ऐसी है जहां पर पहाड़ बहुत सारे हैं, तो एग्रीकल्चर करने लायक लैंड बहुत कम है, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और उस बीच में नेपाल में लगातार हो रहा इंडिया का विरोध के पीछे कारण क्या है? कहा यह जाता है कि पीछे एक ड्रैगन बैठा है जिस ड्रैगन का नाम है चाइना, और मे बी चाइना की हमेशा से नजर रही है कि जितनी हो सके हम इस इलाके में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। चाइना हमेशा चाहता है नेपाल के थ्रू इंडिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाना। उससे होता यह है कि नेपाल के पास है यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अगर चाइना का दबदबा बढ़ता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए सीधा खतरा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये पतला सा इलाका भी हमेशा वल्नरेबल है। और नेपाल के साथ हमारे आज के नहीं, हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, सिविलाइजेशनल रिलेशंस रहे हैं। इतने पुराने जो धर्म, बुद्धिज्म की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, उनसे जुड़े हुए हैं। गौतम बुद्ध पैदा नेपाल में हुए, उन्हें बुद्धिज्म भारत में प्राप्त हुआ, यहाँ के उन्होंने बौद्धिसत्व की प्राप्ति की। रामायण के आपको जो लिंक्स है भारत नेपाल के बताई हैं। तो इस तरह से एक पुराना संबंध रहा है। लेकिन हाल के समय में नेपाल में एक इनसिक्योरिटी रही है इंडिया को लेकर कि क्या इंडिया हमें पुश कर रहा है, क्या इंडिया हमें डिप्लोमेटिक पैरिटी नहीं दे रहा है, क्या इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर्स में और ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। ये हर प्राइम मिनिस्टर उनका यूज करता है। लेकिन नेपाल में करप्शन बहुत ज्यादा था, वहां करप्शन इतना ज्यादा था कि वहां की जनता सड़कों में उतर आई और कहा भैया आपको बदलना पड़ेगा। और ये जनजी प्रोटेस्ट जब हुआ तो इससे पहले नेपाल का थोड़ा सा बैकग्राउंड तो देख लो। देखो 1768 से लेकर 2008 तक यहां पर शाह रूलर हुआ करते थे, उनके अंदर यहां पर राजशाही चला करती थी। और 2008 में जाकर यहां पर पहली बार लोकतंत्र आता है, जहां पर माओइस्ट पार्टी की बात करें, नेपाली कांग्रेस की बात करें, उन्हें बड़ा रोल निभाया विरोध करने में। और यहां पर धीरे धीरे पहली बार एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है, जहां पर पार्लियामेंट होती है जो इलेक्टेड है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू होता है। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये रही, 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया, लेकिन इनको लगभग 7 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते। पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस पर सब सहमत नहीं हुए, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर सब सहमत नहीं हुए। कभी इन्होंने कहा इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, कभी इन्होंने कहा हमारे कई राज्यों का विरोध है, कोई बाहरी ताकतें विरोध कर रही हैं। तो आपको याद होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वो बना है और उसने ही इंडिया की नींव रखी है। लेकिन नेपाल में वो इंक्लूसिविटी की प्रॉब्लम आ गई, सभी वर्गों को साथ लेके आने के लिए जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, पॉलिटिकल पार्टीज के झगड़े, रीजनल प्रॉब्लम से कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं पाया। और उस पीरियड में यानी 2008 में डेमोक्रेसी आ गई, 2015 तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। उस पीरियड में यहां बार बार सरकारें गिनती रही, बनती रही, आया राम गया राम पॉलिटिक्स यहां पर होती रही। मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, फिर तीसरी पार्टी। तो इस चक्कर में लोग परेशान थे। प्लस यहां पे करप्शन बहुत रहा। 2015 से लेकर 2025 के बीच में जो गवर्नमेंट्स आई उन्होंने खूब करप्शन किया, और करप्शन की वजह से यहां की जनता त्राही त्राही कर रही थी। और जेनजी ने 2025 में प्रोटेस्ट किया, जहां उसके बाद नई पॉलिटिकल पार्टी, एक नया पॉलिटिक्स उभर के आया। तो जो नेपाली कांग्रेस थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन सब के बदले में फिर आपको देखने को मिली एक नई पार्टी जिसका नाम था आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ये वो पार्टी है जिसको बालन शाह लीड कर रहे हैं अभी के हाल में, बालन शाह प्राइम मिनिस्टर बने। और ये पार्टी काफी लिबरल है। और वहीं एक और पार्टी खड़ी हुई, आरपीपी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी वो पार्टी है जो चाहती है जो रॉयल थे यहाँ पर किंग्स,
उन किंग्स के प्रति ज्यादा लॉयल है। ये दोबारा चाहते हैं कि राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी की तरह काम करें। और बीच में तो वहां रैली भी निकली थी, राजशाही वापस लेके आओ नेपाल में, इतने दुखी हो चुके थे करप्शन से लोग। लेकिन आखिरकार उस प्रोटेस्ट के बाद, जिस प्रोटेस्ट में नेपाल में बहुत नुकसान हुआ, चीजें बदली, उसके बाद दोबारा जाकर नेपाल में एक डेमोक्रेसी आई, एक सरकार आई, केयरटेकर गवर्नमेंट आई, उनकी चीफ जस्टिस लेके आए, फिर इलेक्शंस हुए, बालन शाह जीते। अब देखो ये अगर आपको पता चल करना है, मान लो कि ये चीजें कैसे हो रही है, तो यहां पे एआई का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप सिंपल जेमिनाई में जाओ, जेमिनाई से पूछो व्हाट लेड टू जेन ज़ी प्रोटेस्ट इन नेपाल, तो ये आपको पूरी डिटेल दे देगा। तो हमेशा आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। जो 2025 में हुआ, क्यों हुआ, ये सोशल मीडिया पर बैन लगाया था केपी शर्मा ओली ने वहां पर कि लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बदले में लोग खड़े हुए। उसके बाद देखा गया कि वहां उनके जो नेपो किड्स हैं, नेताओं के बच्चे, वो बाहर जाकर खूब मजे करते हैं, फोटोज डालते हैं सोशल मीडिया पर, जबकि इनके देश में करप्शन, बुरा हाल, बेदर्दी का मौसम चल रहा है, पूरे देश में बुरा हाल हो रखा है, करप्शन है, महंगाई हो रखी है। और नेपाल कंपेयर टू इंडिया बहुत ज्यादा महंगा है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से भी आपको बता सकता हूं कि नेपाल में जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, पर वहां प्रॉब्लम्स ये कि महंगाई बहुत ज्यादा रहती है, बेसिक सुविधाओं की कमी है। इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, बट नेपाल में क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं तो वहां पर चीजों को एक्सेस करने में और दिक्कतें आती हैं। और बढ़ती हुई महंगाई के कारण एक ऐसा वर्ग है जो बहुत प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था, और उनके सामने अपने करप्शन का, अपने पैसे का इतना खेल सोशल मीडिया पर खेला गया कि जनता त्रस्त हो चुकी थी। और जेन ज़ी ने पहली बार कहा कि भाई अब बहुत हो गया, और यहां इन्होंने एक विरोध किया, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी बहुत ज्यादा रही। लेवल ये था 20% ज्यादा यूथ इनके अनएम्प्लॉयड थे। तो फिर वहां प्रोटेस्ट हुआ, और आखिरकार नतीजा ये हुआ कि आपके सामने एक नई सरकार बनती है। पर नई सरकार ने आने के बाद कुछ नए प्लान्स लाए, बालन शाह सामने आए इस पार्लियामेंट, और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं जेन ज़ी प्रोटेस्ट की, उसके बाद जो बदलाव नेपाल में आते हैं, बालन शाह बनते हैं। लेकिन बालन शाह के आने के बाद भी जो ये शिफ्ट हुआ, इस शिफ्ट के बाद भी अभी चीजें समझने में वहां दिक्कत आ रही है, गवर्नेंस को लेकर दिक्कत आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या बालन शाह उन चीजों को बदलेंगे या बालन शाह रिजाइन करेंगे। हालांकि रिजाइन करने के चांसेस बिल्कुल कम है, पर इंडिया के इसमें क्या सीख है? इंडिया को दिक्कत ये दिख रही है कि कहा यह जा रहा था कि जब नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे थे, कि ओपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, तो कहा यह जा रहा था कि क्या चाइना अपना इन्फ्लुएंस यहां पर दिखाना चाह रहा है इन प्रोटेस्ट के थ्रू, कि इतना सारा प्रोटेस्ट इतना जल्दी हुआ, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना सपोर्ट इसको मिला। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोटेस्ट एक शेप फॉर्म कर लेगा। क्या उसके पीछे चाइना का हाथ है? क्या चाइना अब बालन शाह पे दबाव बना रहा है कि देखो भाई, अगर तुम हमारी बात नहीं सुनोगे सो यू कुड एंड अप लूजिंग योर सीट। जैसे पाकिस्तान में आप देखो, इमरान खान ने रशिया में जाके बोला था कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे, अमेरिका के खिलाफ कुछ बातें बोली, उसके बाद अपनी आर्मी के खिलाफ कुछ शब्द बोले, और आसिम मुनीर ने उनको जेल में डलवा दिया, उनकी कुर्सी गई, नए प्राइम मिनिस्टर आए, चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली गई। मैं ये कह नहीं रहा कि ऐसा हो रहा है, बट कई लोग ऐसी अटकलें लगा रहे हैं। कई लोग हालांकि ये भी कहते थे कि शायद यूएस ने इन चीजों को पुश किया है, पर प्रैक्टिकली सच्चाई ये भी है कि नेपाल में एक वजह है, कि नेपाल में प्रोटेस्ट की वजह यह भी है कि नेपाल में जो जेनजीज की डिमांड थी वो पूरी करने में अभी तक बालन शाह उस हद तक सफल नहीं हुए। हालांकि ये पार्टी काफी यंग है, अभी नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पर इनके बयान, इनका लगातार ये कोशिश करना कि हम दिखा देंगे हमें कैसे आगे जाना है, वो प्रॉब्लम खड़ी करता है। तो अब देखो यहीं पर एक शब्द बार बार आता है कि नेपाल की कितनी डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर। तो हम ये भी जेमिनाई से पूछते हैं। देखो इससे होता ही है, जेमिनाई का यूज आप यहां कर सकते हो रेफरेंस के साथ, तो उससे आपको पता लगेगा क्या चीजें हैं जो, जैसे आप कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, तो आपको अगर उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट पता करना है तो बड़ी आसानी के साथ जेमिनाई वगैरह आपको सपोर्ट करते हैं। तो हमेशा मैं तो कहता हूं एआई का इस्तेमाल करो अगर आपको नॉलेज बेस बढ़ानी है अपनी, ताकि आप क्लियरली इन चीजों को समझ सको। अच्छा क्या चीजें हैं, कितनी ज्यादा इंडिया पर डिपेंडेंट है वो, सॉरी, ऑन इंडिया। अब ये हम टाइप कर रहे हैं, लेट्स सी क्या दिखाता है। तो ये देखो, कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो या बेसिक नॉलेज की बात करो, तो ये डेटा आपको बहुत हेल्प करता है। जैसे ट्रांजिट मोनोपोली है कि इंडिया के थ्रू ही सामान यहाँ जाता है। ट्रेड डेफिसिट 60 से 65% जो उनका 2/3 टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड है भारत के साथ ही होता है। पेट्रोलियम का 100% सप्लाई हम करते हैं। इतना ही नहीं, अब देखो ओपन बॉर्डर है, नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में रहते हैं जो भारत में काम करके अपने देश में पैसा वापस भेजते हैं, और नेपाल की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा रेमिटेंस से आता है, यानी बाहर से आए धन जिसपे वो निर्भर है। इस तरह अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली हमेशा से नेपाल इंडिया पे निर्भर रहा है, और ये निर्भरता उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा करती है कि नहीं भाई, हमें
भारत पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना, तो हम चाइना को दिखाएंगे कि भाई देखो हम चाइना के पास जा रहे हैं, ताकि इंडिया हमारे ऊपर ज़्यादा दबदबा बनाने की कोशिश ना करे। भारत ने दबदबा बनाने की ज़्यादा कोशिश की भी नहीं है, लेकिन नेपाल हमेशा से इंडिया के खिलाफ चाइना कार्ड खेलता आया है। हाल के मुद्दे जहां नेपाल ने 3 इलाके, जिनकी मैं बात करूं तो इस मैप में अगर हम देखें तो नेपाल में अगर आप देखोगे यहां 3 इलाके, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, इन पर अपना कब्जा जमाने की बात करिए, कहा ये हमारा इलाका है, ये उस एरिया को क्लेम करेंगे हमारा है, जबकि ये असल में इंडियन टेरिटरी है। पर कहा यह जाता है कि शायद चाइना के दबाव में या फिर पॉलिटिक्स की गेम खेलने के लिए नेपाल ऐसे वादे कर रहा है, क्योंकि काली रिवर का ऑरिजिन पॉइंट है, उसको लेकर विवाद है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहां एक प्रॉब्लम अभी खड़ी होती दिख रही है। जैसे जैसे मामला बढ़ेगा हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको नेपाल के बारे में और जानना है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसके बारे में और डिटेल आपको देंगे। इस वीडियो के लिए इतने ही, देखने के लिए धन्यवाद, और जल्द मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में जहां हम और किसी चीज को समझेंगे, जानेंगे उसके बारे में डिटेल में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।